सर, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी? मतलब ये कुपी में एक दवाई बनाना, फिर उसका सिर्फ गलस्थ चीज़ लेना या तलस्थ चीज़ लेना, ये मतलब आचार्यों को कैसे दिमाग में आया होगा? तो भट्टी बनाना एक बड़ी टास्क रह सकती है अगर आप ट्रेडिशनली कुपी पक्व कर रहे हो। ब्रांचटी बनाने में तत्व एक ही महत्वपूर्ण है कि हीट लॉस कम से कम हो। हाँ। हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी कुपी को वो हीट नहीं मिलेगी। हर एक लक्षण आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कुपी के अंदर क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है कि अग्नि थोड़ा कम करना है, बढ़ाना है, शलाका कब करनी है, तीक्ष्णाग्नि कब पे शिफ्ट होना या पहले तो मध्यम अग्नि पे शिफ्ट होना। तो ये चीजें एक बार बार देखने के बाद पता चलती है। मृदु अग्नि उसे कहा जाता है जब तक गंधक का ज्वलन नहीं हो रहा, सिर्फ द्रवीभवन हो रहा है। वालू का हटाते वक्त या कुछ भी करते वक्त अगर आपका मृत करपट का कुछ पीस चला जाता है, कुपी पे से हट जाता है और उस कुपी को डायरेक्टली अगर वालू का या गर्म कुछ द्रव्य लगेगा तो वो ब्लास्ट कर लेगी। तो एटलीस्ट शुरुआत में ग्रंथ जब हम पढ़ते तो ये पता चलता है कि बहिर्धूम से अंतर्धूम श्रेष्ठ है। गंध यानी गंधक, तो जिसमें है गंधक जिस कुपी पक्व पद्धति में वो है सगंध और जिसमें बिल्कुल भी नहीं है वो निर्गंध। तो गंधक अंकुश जैसे कहा जाता है कि पारद पे कंट्रोल रखने का काम गंधक का है। पारद अगर शिव है तो गंधक ये पार्वती जी है। और शिव हमको पता है कि वो शिव भी है और रुद्र भी है। वो दोनों कार्यकारी शक्ति उनमें है। लेकिन वो कैसे काम करेंगे ये पार्वती जी के सहाय्य से समझ में आता है। उन्हें शिव रखने का काम पार्वती जी करती है। तो वो सगंध और निर्गंध में वो बहुत बड़ी मात्रा में दिखता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वैद्य वरुण खरे और आप देख रहे हैं आयुर्वेद ब्रॉडकास्ट चैनल पावर्ड बाय श्री विश्वरंग आयुर्वेद फार्मेसी। आज के एपिसोड में हम फिर से एक बार रसवैद्य पार्थ काळे जी से जुड़ने जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि पोटली कल्प का निर्माण कैसे किया जाता है, उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में पार्थ सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया। आज का टॉपिक जो है वो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक भी एक रसकल्पना है या रसशास्त्र में की जाने वाली एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड दवाई मानी जाती है। तो इसके बारे में आज पार्थ सर से डिस्कशन करेंगे। नमस्ते पार्थ सर। नमस्ते। आपका फिर से एक बार आयुर्वेद ब्रॉडकास्ट चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज हम एक जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानी जाने वाली कल्पना है उसके बारे में, सिंदूर कल्पना जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत बार वैद्यों से डिस्कशन करते वक्त ऐसे लगता है कि मतलब कुपी पक्व रसायन लगाना, रस सिंदूर बनाना या कोई भी सिंदूर कल्पना बनाना, इसको लोग इतना डिफिकल्ट मानते हैं या इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, अग्नि अगर कम हो गया तो पूरा कल्प फेंकना पड़ता है वगैरह, इतनी सारी लोगों की इसके बारे में संभ्रम है। तो बहुत सारे वैद्य इसको बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो आज थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि ये सिंदूर कल्पना सर एग्जैक्टली क्या होती है। क्योंकि जितना लोगों को पता है कि सिंदूर मतलब हनुमान जी को लगाने जाने वाली चीज़, तो क्या वो सिंदूर का इसके साथ कुछ रिलेशन है या सिर्फ उसका कलर यही एक इसके साथ एनालॉगस चीज़ है जिसके कारण इसको सिंदूर बताया गया है? एक तो सिंदूर कल्पना ये वैसे देखने जाएंगे तो एक प्रकार है कुपी पक्व कल्पना का। क्योंकि कुपी पक्व कल्पना है वो, और जैसे आपने कहा कि वर्ण के वजह से उसे सिंदूर कल्पना कहते हैं। तो नाम में ही जैसे आता है उसकी कुपी पक्व है, कुपी में रख के बनाई जाती है, जो सबको ऑफ कोर्स पता है वैद्यों को कि आतिशी शीशी होती है जिसे मृत करपट के साथ आवरण लगाए जाते हैं और उसमें भर के इसे बनाया जाता है। तो कुपी पक्व कल्पना भी एक ऐसे कल्पना है जिसमें सबसे प्रधान द्रव्य पारद है। तो पारद की एक मूर्छना ही है ये। लेकिन कुछ लोग इसे पारद भस्म के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि बहुत शुरुआत के नहीं लेकिन आगे आगे के रसशास्त्र के ग्रंथ में ही जब जब पारद भस्म शब्द आता है तो पारद का सिंदूर यानी कुपी पक्व कल्प जो रस सिंदूर है वो इस्तेमाल करने के लिए कहा होता है। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाएंगे यानी परिभाषा में हम जाएंगे तो अलग अलग पारद के बंध बताए हुए हैं 26 रसरत्न समुच्चय में। उसमें से 2 बंध एक के पीछे एक आने वाले सजीव और निर्जीव बंध है। उसमें से सजीव बंध और निर्जीव बंध दोनों पारद के भस्म ही होते हैं।
लेकिन सजीव बंध में से हम पारद फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ओके। निर्जीव बंध में गया हुआ पारद हमेशा भस्म जैसे रहेगा, ओके। कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। तो ओके। कुपिपक्व या सिंदूर कल्पना ये सजीव बंध है, हाँ। उसमें से पारद पीछे लाया जा सकता है अति अग्नि अचानक से देके। राइट। तो एक तरह से वो भस्म नहीं है, पारद मूर्छना जिसे कहते हैं वो है। ओके। मूर्छना का मतलब ही होता है कि पारद हम ऐसे के ऐसे शरीर में प्रयुक्त नहीं कर सकते, वो द्रव स्वरूप में है। करेक्ट। तो द्रव स्वरूप वाला पारद आपको अगर शरीर में लेना है तो उसे कुछ घन स्वरूप, चूर्ण स्वरूप देना पड़ेगा। राइट। तो जिस विधि से देते हैं वो मूर्छना होती है कि ओके। सिंदूर की वजह से पारद चूर्ण स्वरूप में आता है। और सिंदूर का ओवरऑल केमिकली भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 82% पारद ही रहता है सिंदूर में। हाँ। तो वो मैक्सिमम पारद ही है और थोड़ी सी मात्रा में उसे गंधक जुड़ा होता है। ओके। तो ऐसे इस विधि से जो कुप्पी में बना के करते हैं, और आपने जैसे कहा ये बड़ी एक विधि होती है और कौशल्यपूर्ण विधि है कि हर किसी को जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती, उस पर बहुत काम करना पड़ता है और गुरु से सीखना भी पड़ता है। तो ये अचीव कर सकते हैं हम। सिंदूर नाम देने का मतलब एक्चुअली वही है कि जैसे आपने कहा हनुमान जी को जो लगाया जाता है वो सिंदूर है, उसके जैसे जिसका वर्ण है वो आयुर्वेद में सिंदूर कहलाया जाता है या सिंदूर कल्पना। और ये एक प्रश्न और एक मुद्दे के लिए भी बहुत जरूरी है। आजकल बीच में एक केस भी फेमस हुई थी जिसमें कहा था कि आयुर्वेद की सिंदूर कल्पना इस्तेमाल करने की वजह से रुग्ण में पक्षवत जैसे कुछ लक्षण आ गए। ओके। दुर्दैव से बहुत बार आयुर्वेद का नाम लिया जाता है लेकिन ये बताते ही नहीं कि ये वैद्य ने प्रयुक्त किया था क्या। हाँ। नहीं तो कोई रास्ते के बाजू में बैठता है और वो आयुर्वेद नाम से कुछ भी बेचता है, वो आयुर्वेद नहीं होता। करेक्ट। वैसे ही वो बात थी क्योंकि वो सिंदूर का मतलब पीबीओ लेड ऑक्साइड था और अभ्यंतर सेवन के लिए दिया था और उससे वो टॉक्सिसिटी आई थी जिसमें पक्षवध हुआ था रुग्ण को। आयुर्वेद का वैद्य ये कभी भी गलती करेगा ही नहीं क्योंकि वैद्य को पता है वो जो पीबीओ होता है सिंदूर, जिसे आयुर्वेद में गिरी सिंदूर कहते हैं, वो बाह्य प्रयोग के लिए सिर्फ इस्तेमाल में लाया जाता है, वो भी बहुत कम वैद्य लाते हैं। शरीर में देने की जो सिंदूर कल्पना है ये पारद से बनी सिंदूर कल्पना है और जिस पे रिसर्च करके साबित भी हुआ है कि जो पारद का टॉक्सिक डोज बताया जाता है उससे ऑलमोस्ट 100 या 200 टाइम्स डोज देने पे भी ये टॉक्सिक नहीं है। ओके। तो सिंदूर कल्पना बहुत खासियत रखते हैं प्रैक्टिस में और स्किलफुल है बनाने के लिए, लेकिन एक बार आप उसमें थोड़ा माहिर हो जाओगे तो कोई भी सिंदूर कल्पना आपके लिए मुश्किल नहीं होती। हर एक वैद्य खुद के घर के टेरेस पे भी सिंदूर कल्पना बना सकता है। अच्छा। ओके। सर तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी? मतलब ये कुपी में एक दवाई बनाना, फिर उसका सिर्फ गलस्थ चीज लेना या तलस्थ चीज लेना, ये मतलब आचार्यों को कैसे दिमाग में आया होगा? एग्जैक्टली कैसे आया होगा ये वो आचार्य ही पहचान यानी उनको ही पता है। वैसे तो उन्होंने लिखा नहीं ये चीज किधर भी, बट जो हम सोच सकते हैं, एक तो सिंदूर कल्पना ये 13वीं शताब्दी से पहले नहीं थी। यानी 12वीं शताब्दी तक रसशास्त्र की बहुत सारी प्रगति हो चुकी थी, लेकिन सिंदूर कल्पना उसमें सहभाग नहीं था सिंदूर कल्पना का, या आचार्यों ने उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा तो नहीं है एटलीस्ट। उसके बाद में ये कल्पना आई, रस प्रकाश सुधाकर जैसे ग्रंथों से शुरुआत हुई। तो सिंदूर कल्पना निसर्गतः अगर हम देखने जाएंगे तो पारद का एक खनिज हिंगुल, ये जो शुरुआत से उपयोग में है आयुर्वेद के, रसशास्त्र के भी शुरुआत से हिंगुल है। वो निसर्ग में कैसे बनता है वो अगर हम देखते हैं तो ज्वालामुखी का जो उद्भव होता है तब उसमें जो पृथ्वी का गर्भ होता है, मैग्मा जिसे कहा जाता है, उसमें सभी खनिज सभी धातु द्रव स्वरूप में चले जाते हैं और जैसे ही वो ब्लास्ट होता है ज्वालामुखी का और जमीन के स्तर पे आके फिर से वो ठंडे होने लगते हैं, उसमें जो जो अलग अलग खनिज और धातु फिर से बनते हैं उसमें एक हिंगुल होता है जो पारद और गंधक से बना हुआ है। जो ऑलमोस्ट दिखने में सिंदूर कल्पना के रस सिंदूर जैसे ही है। या उसमें कुछ हद तक निसर्गता होने की वजह से अन्य धातु भी रह सकती है। तो शायद इसे ही ऑब्जर्व किया होगा हमारे आचार्यों ने और सोचा होगा शायद कि यही चीज हम बाहर कृत्रिम रीति से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमें चाहिए, यानी हर बार कुछ अलग उसमें द्रव्य नहीं, हमें जो चाहिए वो द्रव्य उसमें ऐड करके हम उसका सिंदूर बना लेंगे। तो एक तो ये हो सकता है और दूसरा एक था कि ये जो कुछ पारद जैसे द्रव्य है जो अग्नि पे रुकते नहीं है,
अग्नि पे उड़ जाते हैं। करेक्ट। तो ऐसे द्रव्य यानी हिंगुल भी है, पूरा मल्ल वर्ग है, इनके सत्व स्वरूप उसमें मल्ल आता है या हिंगुल में से पारद आता है। इन सत्वों को स्थिरीकरण करने के लिए चक्र यंत्र नाम की एक यंत्रणा आई, जिसमें एक चक्र के बीच में कुपी फंसाई जाती थी। आधी कुपी नीचे और आधी कुपी ऊपर होती थी। अंदर द्रव्य रहेगा, अग्नि दिया जाएगा नीचे से, और उसमें से जो उड़नशील द्रव्य उड़ जाएंगे और ऊपर की कुपी जो है वो बाहर हवा में एक्सपोज होगी, तो शैत्य के वजह से उधर वो रुक जाएंगे द्रव्य और स्थिर हो जाएंगे। इससे ये शुरू हुआ और धीरे धीरे उसका रूपांतरण कुपी पक्व में हो गया। उसके बीच में संभावना है शायद अलग अलग जो भस्म विधि है, जिसमें कज्जली डाल के भी भस्म बनाए जाते हैं, उसमें अपने आप ही शराब में ऊपर सिंदूर कभी कभी लगा मिलता है। तो उसमें से भी शायद आइडिया आई होगी कि इसमें से वैसे भी सिंदूर ऊपर आ रहा है, तो अच्छा है कि हम कुपी में स्थिरीकरण के विधि से जानबूझ के उसे रुकाएंगे और उसका सिंदूर भी हम ले लेंगे और नीचे का भस्म भी इस्तेमाल में आएगा। ओके, तो अभी जैसे आपने बताया कि शराब में भी सिंदूर मिलता है, तो सिंदूर कल्पना बनाने में क्या कुपी पक्व यही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है या शराब जैसे अन्य प्रोसीजर्स भी इस्तेमाल करते हैं? सिंदूर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि कुपी होनी चाहिए। सिंदूर मूषा में भी बनाया जा सकता है। बहिर्धूम बनाना है या अंतर्धूम उसके हिसाब से बंद करनी है या छोटा सा होल रखना है इसके हिसाब से, या भस्म का एक बाय प्रोडक्ट होता है कभी कभी सिंदूर, कज्जली मारित अगर भस्म है तो किन्नर यंत्र नाम का एक यंत्र होता है, जिसमें एक बड़े मटके में कज्जली और वो धातु नीचे रखा जाता है मटके के अंदर ही एक छोटा सा शराब रख के उधर संधि बंद किया जाता है और पूरा मटका वालुका से भरा जाता है। तो उसमें वो जो कुछ पारद गंधक कज्जली है वो सिंदूर में ट्रांसफर होने के बाद भी उड़ नहीं सकती, ये यंत्रणा के वजह से, और उस शराब के ऊपर तह पे हमें सिंदूर भी मिलता है और भस्म का गोला भी मिलता है। तो इन सब विधियों से सिंदूर बना सकते हैं, लेकिन ये जो मूषा या उससे भी ये किन्नर यंत्र, इस पे हमारा कंट्रोल कम है। वो उसके अग्नि पे जब ट्रांसफर हो जाएगा और उधर के उधर उड़ के उस शराब पे लग जाएगा, तब वो सिंदूर खत्म हो जाएगा। कुपी पक्व पूरा का पूरा कंट्रोल वैद्य के हाथ में। वो डिसाइड कर सकता है कितने समय के लिए कितना अग्नि देना है। अभी ऊपर आ रहा है तो शला का संचलन करके उसे अगर नीचे डालने की गिराने की जरूरत है तो वो गिरा सकता है। जब चाहिए मध्यम अग्नि पूरा हो जाएगा तब तीक्ष्णाग्नि दे सकता है। तो पूरा कंट्रोल की वजह से कुपी पक्व विधान ये एक अच्छा विधान है। और कुपी पक्व विधान में सबसे अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट है कुपी, ये बहुत सस्ती है, नॉन रिएक्टेबल है हमारे द्रव्य के साथ, और हम जब सिंदूर निकालते हैं तब वो फोड़ के फेंक दे सकते हैं यानी कुपी को। तो कुपी ये सस्ती है, हम बार बार नई नई कुपी ले सकते हैं, अन्य साधन वैसे नहीं रहते। तो कुपी पक्व को ज्यादा महत्व दिया गया। और आज जानबूझ के जब सिंदूर बनाना होता है तो वैद्य लोग सिंदूर के लिए या ओवरऑल कुपी पक्व के लिए कुपी का ही इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो अगर कुपी का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है तो सर हमें थोड़ा कुपी पक्व की स्टेप बाय स्टेप डिटेल में निर्माण विधि बताइए ना। कुपी पक्व की विधि में सबसे अगर प्रथम कुछ आता है तो वैसे तो भ्रांष्ट्री का निर्माण आता है, कि भ्रांष्ट्री यानी भट्टी मराठी में जिसे हम कहते हैं। तो भट्टी बनाना एक बड़ी टास्क रह सकती है अगर आप ट्रेडिशनली कुपी पक्व कर रहे हो। आजकल ईएमएफ भी है, तो ऑफकोर्स आपके पास ईएमएफ से बनाना है तो ईएमएफ आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। भ्रांष्ट्री बनानी है तो अलग अलग साहित्य, ईंट, मिट्टी, आयरन रॉड्स वगैरह अलग अलग लगेगा। उसमें भी अलग अलग स्टाइल्स है, जैसे पंचभौतिक की बहुत बढ़िया कुपी भ्रांष्ट्री रहती है जो जमीन के नीचे बनाई जाती है, जमीन के ऊपर भी बनाई जा सकती है। तो उसमें इन डेप्थ नहीं जाते हम, लेकिन भ्रांष्ट्री बनाने की जरूरत होगी। भ्रांष्ट्री बनाने में तत्व एक ही महत्वपूर्ण है कि हीट लॉस कम से कम हो। हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी कुपी को वो हीट नहीं मिलेगी, हवा में चली जाएगी और आपका कुपी पक्व लंबा होगा, पाक अच्छा नहीं होगा। वो एक बार आपने बना लिया तो उसके बाद आपका वालू का यंत्र आता है, जिसमें मटका भी लिया जाता है, लेकिन मटका ये रीयूजेबल नहीं है, वो जनरली एक भट्टी के बाद फूट जाएगा। तो आजकल लोहे के यंत्र, बकेट जैसे भी अच्छे 8 mm 10 mm थिक लोहे को लेके बनाए जाते हैं, जो लंबे देर तक रुकेंगे। उसमें वालू भरी जाएगी। वालू भी एक फाइन अच्छे से छानी हुई और शुष्क ऐसे वालू का होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो आपकी कुपी बनाना, जिसमें आप एक अच्छी कुपी देखते हो जिसमें कुछ भी ग्रंथि
रेशाएं इत्यादि चीज़ें नहीं है जो फूटेगी नहीं। टैप करके देखते हो अच्छा आवाज़ आ रहा है उसमें, और उस कुप्पी को आप मृत करपट लगाते हो। तो मृत करपट यानी जनरली आजकल प्रेफर किया जाता है वो मुल्तानी मिट्टी और कपड़ा, मसलिन क्लॉथ चलता है, तो उसकी मसलिन क्लॉथ की पट्टी बना के एक से जरिए से दूसरे जरिए तक ऐसे बार बार लगाया जाता है क्रॉस फैशन में जनरली, और ऐसे 7 लेयर्स करना एक्सपेक्टेड है, और एक 1 बाय 1 करेंगे तो नीचे ऑलमोस्ट 14 लेयर्स हो जाते हैं, जो अच्छी बात होती है, नीचे अग्नि डायरेक्टली लगेगा इसलिए। तो वो कुप्पी बना लेनी है, उसे अच्छे से सुखा लेना है धूप में। इतना हो जाएगा तो आपका यंत्र तैयार हो जाता है। इसके साथ एक यंत्रणा और चाहिए होती है, वो है शलाका। तो उस कुप्पी में जा सकती है ऐसे 2 आयरन रॉड्स एटलीस्ट 2 या 3 फुट लंबे, ऐसे अग्नि में रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पूरी यंत्रणा हो जाएगी। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अग्नि। तो आप अग्नि देने वाले उसलिए अगर लकड़ी पे दे रहे हो तो स्पेसिफिकली बबूल, खदीर जैसे डेंस जो लकड़ी है जिसमें सारवान कहते हैं हम, तो सार अच्छा है जिसमें, जो जल्दी जल के खत्म नहीं होगी, अंगार बना के बहुत देर के लिए उष्णता रहेगी, ऐसे लकड़ी इस्तेमाल में लाते हैं। या आजकल एलपीजी बर्नर पे भी किया जाता है, वो भी उतने अच्छे से बना सकते हैं। तो एक अच्छा लंबा डंडा जिसका है, ऐसे एक बर्नर रखना पड़ता है, और एक या 2 सिलेंडर एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। इसमें आप कुप्पी रखोगे, कुप्पी में कज्जली जो कुछ आपकी कल्पकी है वो भरी जाती है फनेल के जरिए से। वालुका ऑलमोस्ट नेक रीजन तक भरी जाती है कुप्पी के, और अग्नि देना हम शुरू करते हैं। ग्रेजुअली अग्नि धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, और मृदु मध्य तीक्ष्ण के हिसाब से लक्षण देखते रहते हैं हम कुप्पी के अंदर। जब आपको लगता है कि जल्दी ही सिंदूर या बहुत ज़्यादा मात्रा में अपक्व सिंदूर या गंधक ऊपर आ रहा है, तब शलाका जो रखी होती है उसे तप्त किया जाता है, और उससे वो जो कुप्पी का मुख है उसे क्लीन किया जाता है। यानी उससे फिर से कज्जली या गंधक नीचे गिर जाएगा, कुछ हद तक जल के भी चला जाएगा। ऐसे पूरी विधि हो जाएगी। आपका गंधक अधिक वाल का जो गंधक है वो जल के खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुद्रा लगाई जाती है और तीक्ष्णाग्नि दिया जाता है, जिससे सिंदूर अगर आपको ऊपर उठाना है नेक रीजन में, यानी गलस्थ बनाना है, तो ऊपर आ जाएगा। जिनमें नहीं बनाना है गलस्थ, उसमें आपका मध्यम अग्नि में ही अग्नि खत्म कर देते हैं हम, क्योंकि तल में एक्सपेक्टेड कल्प बन चुका होता है। और जैसे स्वांग शैत्य कंप्लीट हो जाएगा, स्वांग शैत्य के बाद कुप्पी को निकाल के खरोच के क्लीन करके हम अग्नि से उसे भेदन करते हैं, और सिद्धि प्रामाण्य देख के कल्प को निकाल लेते हैं। तो इन शॉर्ट ये विधि है, लेकिन इसमें बहुत सारे कौशल्यपूर्ण चीजें रहती है। जैसे हर एक लक्षण आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कुप्पी के अंदर क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है, कि अग्नि थोड़ा कम करना है, बढ़ाना है, शलाका कब करनी है, तीक्ष्णाग्नि कब पे शिफ्ट होना, या पहले तो मध्यम अग्नि पे शिफ्ट होना। तो ये चीजें एक बार बार देखने के बाद पता चलती है। जैसे अभी आपने बताया कि किस अग्नि पे कब शिफ्ट होना है, तो सर अगर आधुनिक काल का विचार करें तो दीपाग्नि, मंदाग्नि, मध्यमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, इसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली तो कितना होना चाहिए? टेंटेटिवली ऐसे कहा जाता है, एक्चुअली देखने जाएंगे तो, कि समझिए एक पूरा दिन यानी 24 आवर्स की आपकी भट्टी है, तो उसे मृदु मध्य तीक्ष्ण के हिसाब से तीन भाग में डिवाइड होता है। तो 8 घंटे हो जाएंगे, बट प्रैक्टिकली हर एक अग्नि 8 घंटे का हो नहीं सकता। मृदु अग्नि आप कंट्रोल करते हो, 24 घंटे अगर भट्टी है तो 8 आवर्स के लिए पहला मृदु अग्नि, जिसमें थोड़ा सा शुरुआत में दीपाग्नि भी आ जाएगा। तो 1 घंटे के लिए दीपाग्नि, अगले 7 घंटे के लिए वगैरह मृदु अग्नि, ऐसे आप कंट्रोल कर पाओगे। मृदु अग्नि और मध्यम अग्नि क्या है ये समझते हैं तो टेम्परेचर भी समझ में आएगा। मृदु अग्नि उसे कहा जाता है जब तक गंधक का ज्वलन नहीं हो रहा, सिर्फ द्रवीभवन हो रहा है। तो द्रवीभूत गंधक जो है वो 115 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो टेम्परेचर जो भी हमें कंसिडर करना है वो कोर का टेम्परेचर करना है, क्योंकि बाहर कितना भी टेम्परेचर लेंगे तो अलग अलग हो सकता है। तो कुप्पी के अंदर 115 डिग्री से टेम्परेचर आ जाएगा तो द्रवीभूत हो जाएगा। उधर से आगे द्रवीभूत ही रहेगा गंधक अराउंड 180 डिग्री तक। और 180 डिग्री के आगे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है वो बताया हुआ, लेकिन 180 से 200 डिग्री पे वगैरह उसका ज्वलन चालू होता है। तो कोर टेम्परेचर टेंटेटिवली 200 जब अचीव होगा
तब ज्वलन चालू हो जाएगा, यानी मध्यम अग्नि आपका स्टार्ट होगा। Okay. तो ईएमएफ में वगैरह जब आपको सेट करना है टेम्परेचर, एटलीस्ट 20-30 डिग्री आपको अबव ही रखना पड़ेगा। सो 220 230 तक वगैरह शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़ाते हुए उतना अचीव करना चाहिए। शुरुआत में कम ही होना चाहिए, 150 वगैरह ऐसे टेम्परेचर होना चाहिए। एक बार वो मध्यम अग्नि आ गया, इसका मतलब गंधक की ज्वाला दिखने लगी। गंधक जब जलेगा तब नीला रंग से जलेगा और कुपी के ऊपर नीली रंग की ज्वाला आ जाएगी। तो वो नीली ज्वाला जब आ जाती है, उसके बाद हम मध्यम अग्नि कहते हैं, जो 8 घंटे के बाद मानो आपका चालू हो जाएगा। उसके आगे वो 8 घंटे में जनरली खत्म नहीं होता, वो कम से कम 12, 15, 16 घंटे भी आपका लेगा। वो एग्जैक्टली आपके हाथ में नहीं है। जब तक वो गंधक खत्म नहीं होता आप तीक्ष्णाग्नि पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए उसका समय है। अगर बहुत ही ज्यादा ले रहा है, समय लगता है, तो ही अग्नि बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये टेम्परेचर जो है ये आगे बहुत देर के लिए कंटिन्यू रहेगा, एटलीस्ट 400-450 तक आप उसे ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। सो 400-450 तक टेम्परेचर पे वो जलते रहेगा, स्पीड बढ़ते जाएगा उसका ज्वलन का, और धीरे धीरे वो ज्वलन खत्म हो जाएगा। जैसे ही ज्वलन खत्म हो जाता है, कुछ लक्षण हैं कॉपर कॉइन टेस्ट जैसे, वो सब परीक्षण करके आपको अगर लगता है कि एश्योरेंस है अभी गंधक एक्स्ट्रा का खत्म हुआ है, तो आप डार्ट लगाते हो, मुद्रा करते हो यानी, और आप 600-650 डिग्री सेल्सियस तक तीक्ष्णाग्नि लेके जा सकते हो। सो वो लास्ट में बचा हुआ, यानी पहला 8 घंटे और 12 घंटे अगर आपने अग्नि दिया है तो 20 घंटे तो इधर ही हो गए। तो 24 में से 4 घंटे जो आपके हाथ में है उतने भी काफी है तीक्ष्णाग्नि के लिए। तीक्ष्णाग्नि के लिए 8 आवर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि मध्यम अग्नि के अंत में ही सिंदूर अभी बॉटम में बचता ही नहीं है, वो तल से उठ के उसकी जो भित्तिका है अपने कुपी की, उस पे आके चिपका होता है। तीक्ष्णाग्नि का काम क्या है कि आप अधिक अग्नि देने की वजह से वो और ऊपर आना चालू हो जाता है, गल प्रदेश में आएगा और अच्छा कॉम्पैक्ट मास आपको फॉर्म करके देगा। सिंदूर मैच्योर होना कहते हैं, तो अच्छा मैच्योर्ड सिंदूर आपको मिलेगा। सो 3 या 4 घंटे का भी तीक्ष्णाग्नि आपके लिए काफी होता है। यस, ओके। तो फिर सर इसमें कुछ प्रिकॉशन या कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे बार ऐसे सुना ही देता है कि डार्ट जल्दी लगाया तो ब्लास्ट हो गया या फूट गई कुपी। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसे है कि थोड़ा जल्दी में गंधक का पूर्ण मतलब ज्वलन नहीं हुआ था और डार्ट लगाया गया था, और उसके बाद जैसे ही मैंने बर्नर का फ्लेम बढ़ाया था तो जोर से आवाज़ आया और कुपी फट गई थी। तो ऐसे क्या प्रिकॉशंस हमें इसमें लेने पड़ते हैं? इसमें सबसे बड़ी ध्यान जिस पे बात पे देना है कुपी पक्व में, वो गंधक ही है। पूरी प्रोसेस जो है वो गंधक ही कंप्लीट करने वाली या करती है। जो स्थित्यंतर होते हैं वो गंधक में ही एक्चुअली होते हैं, पारद में ज़्यादा स्थित्यंतर होते ही नहीं प्रोसेस में, या जो होते हैं वो हम देख नहीं सकते। जो द्रवीभूत होना, उड़ना, ये सब चीज़ें शुरुआत में गंधक में ही ज़्यादा होती है। तो गंधक पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने जल्दी डार्ट वो लगा दी तो गंधक प्रेशर क्रिएट करेगा आपके कुपी में और फूटने की संभावना रहती है। लेकिन जनरली ऐसे देखा जाता है कि सिर्फ जल्दी लगाने से फूटेगी ऐसे हर बार नहीं होगा। आपने अगर, इसलिए क्या करना होता है कि आप जब डार्ट लगाते हो तो शुरुआत में कुछ देर के लिए सिर्फ उसे रखना चाहिए। उसे सील करने की जो प्रोसेस है, गुड़ और चूर्ण से सीलिंग किया जाता है, वो जल्दी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऊपर का जो नेक रीजन है वो अगर शीत है तो वैसे तो सिंदूर ऊपर बाहर नहीं जाता जनरली। तो सबसे पहली प्रिकॉशन ये लेनी चाहिए कि आपको जब लगता है कि गंधक खत्म हो गया, उसकी कंफर्मेशन करनी चाहिए, थोड़ा अग्नि बढ़ा के भी देखना चाहिए कि गंधक सचमुच खत्म हुआ है क्या। और अगर सचमुच खत्म हुआ है तो कुपी का जो गल प्रदेश है उधर से वालू का हटा देनी चाहिए। केयर लेते हुए कि आपका मृत करपट पे कुछ भी लेखन वगैरह ना हो, धीरे से वालू का हटा देनी चाहिए। तो अभी सिंदूर बाहर जाने की वैसे भी संभावना ज्यादा नहीं है। बाद में डार्ट जो रखनी है वो सिर्फ रख देनी है, जिससे गलती से अगर गंधक बचा है और प्रेशर क्रिएट करता है तो वो उसे उड़ा देगा। ऐसे होता है कि एकदम आवाज करके ठक करके वो उड़ जाती है डार्ट, तो उससे आपको पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ हुई थी। और एक 10 मिनट 15 मिनट जाने के बाद जब आपको लगता है कुछ इशू नहीं है, थोड़ा सा फिर से खोल के भी आप देख सकते हो कि फिर से ज्वाला वगैरह तो नहीं ना आ रही, पीला धुआं तो नहीं ना दिख रहा, तो बाद में आप उसे सील कर सकते हो। तो उसके बाद सील करोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं रहती। और ये सब करने के बाद भी, जैसे मैंने कहा,
वालू का हटाते वक्त या कुछ भी करते वक्त अगर आपका मृत करपट का कुछ पीस चला जाता है कुप्पी पे से हट जाता है और उस कुप्पी को डायरेक्टली अगर वालू का या गर्म कुछ द्रव्य लगेगा तो वो ब्लास्ट कर लेगी। अच्छा। तो ऐसे बहुत बार बहुत बार नहीं लेकिन ऐसे होता है। हाँ। तो इतनी तो केयर लेनी पड़ती है जनरली। तो सर आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। सर इसमें अंतर्धूम हो गया बहिर्धूम हो गया, तो ये डिफरेंशिएट क्या रहता है कि किस कंडीशन में कौन सा कल्प अंतर्धूम बनाना चाहिए, किस कंडीशन में बहिर्धूम बनाना चाहिए, अगर बहिर्धूम है तो कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि रस सिंदूर है तो गंधक का ज्वलन होने के बाद हम उसके ऊपर डाट लगाते हैं, तो ये तो मिश्र हो गया ना, अंतर्धूम और बहिर्धूम का मिश्रण हो गया, तो एग्जैक्टली ये क्या है? ऐसे है कि अंतर्धूम और बहिर्धूम का मतलब ये बहिर्धूम या अंतर्धूम शब्द में आता है जो गंधक का धुआं है, जो शुरुआत में धुएं के स्वरूप में और बाद में जलते जलते ही धुएं के स्वरूप में कुप्पी से बाहर चला जा रहा है। तो उसे आप अगर शुरुआत से ही रोक रहे हैं तो वो अंतर्धूम है, धुआं किधर भी जा नहीं पा रहा है। और अगर शुरुआत से कुप्पी का मुख खुला है तो उसे बहिर्धूम कहा जाता है। तो ये दो विधियां है, इसमें अंतर अगर कहने जाएंगे तो एटलीस्ट शुरुआत में ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि बहिर्धूम से अंतर्धूम श्रेष्ठ है। इसका एक कारण ये है, जो बहिर्धूम हम कहते हैं वो पारक की मूर्छना है सिर्फ, लेकिन जब हम उसे पूरा का पूरा बंद करके उस गंधक को जगह ही नहीं देते और धीरे 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 वो उस गंधक का पारक में पचन होता है, तो कुछ हद तक वो कंसेप्ट मूर्छना से आगे जाके पारद जारण में चला जाता है, तो गंधक जारित पारद बनेगा। और जारित पारद ये और श्रेष्ठ हो जाता है, तो मिश्र रहता है, यानी वो चूर्ण स्वरूप में आ रहा है, इसका मतलब मूर्छित पारद तो है लेकिन उसने ज्यादा से ज्यादा गंधक को पचन कर लिया है। तो जारित पारद के स्वरूप में चला जाता है और उसकी ताकत बढ़ जाती है। और उसके लिए अलग अलग गुण भी बताया है कि समय गंधे तु रोगग्नो द्विगुणे राजे यक्ष्मजित वगैरह ऐसे, इसलिए वो श्रेष्ठ है। लेकिन जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि अंदर वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो फूट सकता है, इसकी वजह से ये ग्रंथ में ये पद्धति होके भी ये इतनी प्रैक्टिस में नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी आज तक अंतर्धूम नहीं बनाया हुआ। जितने भी बनाए हैं वो सब बहिर्धूम ही बनाए हैं। क्योंकि अंतर्धूम में उस कुप्पी को डायरेक्टली हाथ लगा के उसका ऊष्मा देख के धीरे धीरे अनुमान करना होता है कि अभी कितना अग्नि दे कितना नहीं दे। तो और स्किलफुल है, और उससे ज्यादा भी किसी गुरु के पास ये देखा नहीं। तो आज तक उसकी प्रैक्टिस करने की इच्छा हो नहीं पाई, या होके भी डर सा एक लगता है। लेकिन आजकल कुछ अच्छे बड़े रसवैद्यों ने एक्सपेरिमेंट करके 5-6 बैचेस अंतर्धूम की बनाई हैं। EMF में बनाई है। तो थोड़ा सा अभी लग रहा है कि शायद उस पर एक एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी बहिर्धूम में आप जो कह रहे थे कि हम डाट लगाते हैं मृदु मध्य के बाद, तो ये मिश्र है क्या? तो एक तो हाँ ठीक है कि डाट लगा इसलिए मिश्र कह रहे, लेकिन वो मिश्र नहीं है। उसका कारण ये है कि धूम अब जा रहा है या नहीं उस पर वो डिपेंड है। हम जब मध्यम अग्नि के बाद डाट लगाते हैं तो मध्यम अग्नि में गंधक ज्वलन कंप्लीट हुआ है, ये देखने के बाद ही डाट लगा तो धुआं जाने के लिए गंधक बचा ही नहीं है। तब जब लगा रहे तो इसका मतलब वो बहिर्धूम ही बनता है। और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए हमने प्रोसेस में डिस्कस नहीं किया। लेकिन हम खुद अभी जब कुप्पी पक्व बनाते हैं तो बिल्कुल भी उसमें मुद्रण नहीं करते। और वो थोड़ा सा कौशल्य अभी हमारे टीम ने भी अचीव कर लिया है कि धीरे 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 ऊपर ही स्वांगशित होते हुए वो काठिन्य पैदा कर लेगा या स्थिर हो जाएगा सिंदूर। वो और खुद ही अपने आप मुद्रण जैसे अंदर पैक हो जाएगा। तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कोई भी विधि में धूम बाहर जाने के लिए अभी बचता ही नहीं, इसलिए वो कंप्लीटली बहिर्धूम पद्धति ही है। अंतर्धूम के कुछ पद्धतियों में जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया शराव में रख के, वो भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं देख पाते ऐसे छोटे छोटे छिद्र से वगैरह गंधक बाहर जाता ही है। इसलिए अंतर्धूम आजकल प्रैक्टिस में है, ऐसे अभी तो नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे होगा शायद अभी। राइट। एक और डिफरेंशिएशन रहता है सगंध मूर्छना और निर्गंध मूर्छना, तो थोड़ा हमें इसके बारे में भी बताइए ना सर। आज के प्रैक्टिस में भी ये मूर्छना का प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों प्रकार से आज उपलब्ध होते हैं, वैद्य बनाते हैं।
तो सगंध और निर्गंध फिर से नाम से ही पता चलेगा। गंध यानी गंधक, तो जिसमें है गंधक जिस कुपीपक्व पद्धति में वो है सगंध, और जिसमें बिल्कुल भी नहीं है वो निर्गंध। या ऐसे भी कह सकते हैं कुपीपक्व पूरा होने के बाद जो कल्प मिलेगा उसमें गंधक है या नहीं है, क्योंकि रसकर्पूर के कुछ पाठ भेद है जिसमें थोड़ा सा गंधक डाला जाता है, या काशिश जैसे द्रव्य डाले जाते हैं जो गंधक युक्त है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें वो गंधक नहीं रहता, इसलिए निर्गंध या सगंध कहा जाता है। इस दोनों में फिर से निर्गंध जो प्रकार है ये तीक्ष्ण है, अधिक कार्यकारी है या अधिक प्रभाव युक्त है। लेकिन इसका इशू एक बड़ा ये है कि उसमें गंधक ना रहने की वजह से वो बहुत तीव्र हो जाता है और वैद्य के कौशल्य पे है कि अगर अवस्था गलत हो गई तो वो कुछ साइड इफेक्ट दिखा सकता है। लेकिन जो सगंध होता है जैसे रस सिंदूर इत्यादि, सिंदूर कल्पना विशेष करके, या तलस्थ में से भी कोई समीर पन्नग जैसे, ये कल्पना गंधक की वजह से ऐसी हो जाती है कि व्यापद नहीं दिखाती। तो हर वैद्य उतने ही विश्वास से उसे इस्तेमाल में ला सकता है। तो ऐसे कहा जाता है कि गंधक ये जो द्रव्य है ये आपके शरीर में पारद का कार्य बढ़ाने में भी मदद करता है, और जब पारद का कार्य शरीर में हो जाएगा तो उस पारद को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी गंधक ही मदद करता है। तो दोनों पे गंधक का कंट्रोल है। तो गंधक अंकुश जैसे कहा जाता है कि पारद पे कंट्रोल रखने का काम गंधक का है। या हमारे शास्त्र में शिव और पार्वती का स्वरूप माना है। पारद अगर शिव है तो गंधक ये पार्वती जी है, और शिव हमको पता है कि वो शिव भी है और रुद्र भी है। वो दोनों कार्यकारी शक्ति उनमें है, लेकिन वो कैसे काम करेंगे ये पार्वती जी के सहाय्य से समझ में आता है। उन्हें शिव रखने का काम पार्वती जी करती है। तो वो सगंध और निर्गंध में वो बहुत बड़ी मात्रा में दिखता है। निर्गंध पारद इसलिए इतना तीक्ष्ण हो जाता है कि उसका अत्यग्नि जो दोष है वो प्रतीत होने लगता है। अगर आपने गलती से ज्यादा दिन के लिए रसकर्पूर रस पुष्प दे दिया तो शरीर में ऊष्मा बढ़ जाता है, दाह हो सकता है, स्फोट आदि हो सकते हैं। लेकिन उतना ही अगर आपने अल्प मात्रा में सिर्फ व्याधि जब तक है, व्याधि का दारुणत्व जब तक है तब तक ही दिया तो आपको व्याधि कंट्रोल में लाने में भी वही मदद करेगा। तो आपके मात्रा और काल पे निर्गंध ज्यादा डिपेंड है। और सगंध जो है वो थोड़ी ज्यादा दिन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अवस्था इधर उधर होगी तो भी ज्यादा गड़बड़ नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये जो सिंदूर कल्प होते हैं क्या ये सिर्फ इंडिविजुअली यूज करते हैं या कंपल्सरीली किसी दूसरी दवाई के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है? मतलब एकल यूज करते हैं या किसी और दवाई के साथ मिश्र करके ही यूज करते हैं? तो शरीर में अग्नि बढ़ाने का और उससे भी ज़्यादा धातुओं का अग्नि बढ़ाने का कार्य सिंदूर से बहुत अच्छा होता है। कि आप जब सिंदूर को वनस्पति के साथ जोड़ते हो तो सूक्ष्म को स्थूल के साथ जोड़ रहे हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कि अगर रस सिंदूर है तो रस सिंदूर का डोज कितना होना चाहिए, कौन सी कंडीशन में यूज करना चाहिए, अनुपान क्या होना चाहिए? वैद्यों ने इस पे ध्यान देना चाहिए कि आपका जो रस सिंदूर आप ले रहे हो वो नवसादर युक्त है या सिर्फ कज्जली से बना है। सिर्फ कज्जली से बना रस सिंदूर है वो उतना उष्ण नहीं है, उल्टा वो योगवाही बंद हो जाता है। तो आप किसके साथ दे रहे हो उस पे उसका वीर्य डिपेंड होगा।